क्लास 11 चैप्टर नंबर 20 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और डी शर्मा एक्सरसाइज 20.1 का एग्जाम्पल नंबर 22 है। फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर। If there were a bacteria present in the culture originally, how many bacteria will be present at the end of the second hour, fourth hour and nth hour? ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि एक कल्चर है जिसमें क्या हो रहा है ना कि हर घंटे ना बैक्टीरिया डबल हो जाता है। अगर पहले घंटे अगर दो बैक्टीरिया है ना, तो मतलब अगर पहला इनिशियली अगर हम देखें तो दो बैक्टीरिया, तो एक घंटे बाद ये 4 हो जाएंगे। इसी तरह से फिर एक घंटे बाद ये 8 हो जाएंगे, मतलब डबल होते जा रहे हैं। ठीक है, तो इफ देयर वेयर बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली, कुछ मिसिंग लग रहा है मुझे, कुछ तो बताया। मैं एक मिनट, एक सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड सो दैट ये मैं चेक कर सकूं। इफ देयर वेयर 30 बैक्टीरिया, इफ देयर वेयर 30 बैक्टीरिया, तो क्या बोला है ना कि एक कल्चर है जिसमें 30 बैक्टीरिया हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि सेकेंड आवर में कितने होंगे, फोर्थ आवर में कितने होंगे, nth आवर में होंगे, क्या होंगे। तो आप देखो इनिशियली कितने हैं, इनिशियली हैं 30, इनिशियली 30 है। तो आफ्टर 1 आवर, एक घंटे के बाद क्या हो रहा है, इफ द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन कल्चर डबल्स एवरी आवर। अब देख लो, डबल्स एवरी आवर, हर घंटे डबल हो जाता है। ठीक है, तो आफ्टर 1 आवर ये क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, दैट इज 60। इसी तरह से आफ्टर 2 आवर ये फिर डबल हो जाएंगे। डबल करने के लिए क्या करो, आप सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज इट। ठीक है, तो अब देखो सेकेंड आवर में कितने बैक्टीरिया होंगे, 122। तो आप देखो प्रोग्रेशन कैसे हो रही है, 30, 60, 120 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, ये जो सीक्वेंस है ना, ये जीपी में आप इन दोनों को डिवाइड करो, 60 डिवाइडेड बाई 30 2 हो जाएगा, 120 डिवाइडेड बाई 60 2 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो रेशियो सेम आ रहा है, तो रेशियो सेम आ रहा है, तो ये सीक्वेंस किस में होगा, जीपी में होगा, जीपी में होगा। हाँ ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ए फर्स्ट टर्म क्या है 30 है, और आर जो है वो सेकेंड टर्म है, मतलब कॉमन रेशियो क्या है 2 है। तो आपको फोर्थ बताना है। ठीक है, फोर्थ बताना है, फोर्थ आर में क्या होगा। तो फोर्थ आर के लिए आपको क्या करना होगा, आपको कौन सा टर्म निकालना होगा। अब देखो ये है फर्स्ट A1, दिस इज A2, दिस इज A3। सेकेंड आर के लिए कौन बता, सेकेंड आर को कौन बता रहा है, A3, मतलब एक इंक्रीज वाला टर्म। तो अगर हमें फोर्थ के लिए निकालना, मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, A5 निकालना पड़ेगा। अगर हमें निकालना है आफ्टर 4 आवर, तो मतलब हमें A5 निकालनी पड़ेगी। तो A5 कैसे निकालेंगे, सिंपल है, आपके पास A पता है, आपको R भी पता है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लो, AN इक्वल टू AR रेज़ टू पावर n-1। A क्या है 30, R रेज़ टू पावर n-1 2, और यहाँ पे n क्या है, n यहाँ पे ये है n। ठीक है, 5 -1 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 2 की पावर 4 16, ये हो जाएगा 480 हो जाएगा। और फिर nth आर में, तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन nth आर, तो nth आर के लिए हमें कौन सा टर्म निकालना पड़ेगा। आप देखो हमें फोर्थ आर के लिए ना, फोर्थ आर के लिए हमें ना
फिफ्थ टर्म निकालनी पड़ी थी, सेकेंड आर के लिए हमें थर्ड टर्म निकालनी पड़ी थी, फर्स्ट आर के लिए हमें सेकेंड मतलब एक टर्म इंक्रीज, अगर आवर 1 है तो टर्म हमें A2 निकालना होगा, अगर सेकेंड आर है तो हमें A3 टर्म निकालना होगा, ठीक है। फोर्थ मतलब A5, तो nth मतलब AN+1, ठीक है। nth आवर के लिए अगर हमें बताना तो हमें कौन सा टर्म निकालना होगा, एक इंक्रीज वाला, मतलब AN+1, ठीक है। तो AN+1 क्या हो जाएगा, आप कंपेयर करो, n की जगह आपको क्या नजर आ रहा है, n+1, तो यहाँ पे आप n+1 रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा AR⁻n+1 और -1 से 1 कैंसिल, तो AR⁻n, ए क्या है, ए आपका 30 है और आर है 2⁻n, तो ये हो जाएगा 30 इंटू में 2⁻n, ठीक है। तो आप देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 23, what will ₹500 amounts to in 10 years after it deposit in a bank which pays annual interest of 10% compounded annually? अब देखो, मतलब एक पर्सन है जो 500 ना अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करता है बैंक में, उसे उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10% है एनुअली, ठीक है। मतलब अमाउंट उसने कितने डिपॉजिट करे हैं, 500, देखो, और इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हो गया 10%, ठीक है। अब देखो, हम ना फॉर्मूले पे नहीं जाते, हम कितने ही फॉर्मूले याद कर सकते हैं, हम कितनी ही फॉर्मूले याद कर पाएंगे, तो आप ऐसा सिंपली समझो कि आफ्टर 1 ईयर उसके बाद उसके बैंक में कितने पैसे होंगे आफ्टर 1 ईयर, भैया 500 तो उसने डिपॉजिट किया था, ये 500 तो रहेगा ही रहेगा, और एडिशनल कितने, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो दे रहा है बैंक, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, तो 10%, तो 500 प्लस में 500 का 10%, 5 मतलब 10%, अरे यार मैंने उल्टा लिख दिया, 10% ऑफ 500 ऐसा कुछ, ठीक है। तो 500 प्लस ये हो जाएगा 10% का मतलब होता है 100 और ऑफ का मतलब इनटू, तो ये 0 कैंसिल, ऐसे हो जाएगा ना, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, पता चला हम ऐसे सॉल्व कर रहे हैं बिना फॉर्मूले का और रिजल्ट कुछ डिफरेंट ही आ रहा है, चेक कर लेता हूँ मैं, ठीक है। हम इस तरह से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आफ्टर 2 ईयर क्या होगा, अब देखो आपको बैंक वाला जो है वो इंटरेस्ट कितना दिया था, 10%, पहले मतलब 1 ईयर खत्म, आपने डिपॉजिट करा, अब सपोज कर लो कि आपने 1 जनवरी को डिपॉजिट करा 500, तो फिर मतलब आपने 1 जनवरी 2024 को आपने डिपॉजिट करा, तो क्या होगा, आपका 1 जनवरी 2025 में ये इंटरेस्ट रेट हो जाएगा, 1 साल पूरा हो गया, तो आपको मतलब जो अमाउंट होगा वो आपने इस दिन 500 डिपॉजिट किया, ठीक है, और जब आप इस दिन पहुंचे 1 जनवरी 2025 में पहुंचे ना, तो आपके पास 550 रुपीज़ हो गए हैं बैंक में, ठीक है। इसी तरह से फिर इसके बाद जो 1 जनवरी 2026 जो आएगा उसमें आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड ईयर में, तो फिर आप जितने अमाउंट था उसका 10%, ठीक है, जितना अमाउंट था उसका 10% हमें इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो 10% अब हम 10% किसका निकालने वाले हैं भैया, हम ना 10% 500 का नहीं निकालेंगे, 550 था ना अब हमारे पास, अब हम देखो इस वाले दिन तक हमारे पास कितने हो गए, 550 हो गया ना, दैट इज इट, एग्जैक्टली यही बोल रहा था मैं। तो ये हो जाएगा 550, तो 550 प्लस में
10 अपॉन में 100 और ऑफ का दैट इज इट। तो 550, तो ये तो 550 प्लस में 55, इस तरह से शायद दिक्कत हो जाए, लेकिन 605 हो जाएगा। अमाउंट क्या हो जाएगा? 605 हो जाएगा। इसी तरह से आफ्टर 3 ईयर अब देखो 1 जनवरी 2026 तक आपका अमाउंट हो चुका है 605। फिर नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी 2027 अमाउंट क्या हो जाएगा? इसका 10% इंक्रीज हो जाएगा, तो 605 प्लस में इसका 10%, तो ये हो जाएगा 65 प्लस में 10 अपॉन में 100 इंटू 605। हमें सॉल्व नहीं करना चाहिए था, अच्छा कोई नहीं, हमने कर लिया। तो 605 और प्लस में ये हो जाएगा 60.5, तो ये हो जाएगा 665.5। इतनी रुपीज़ हो जाएंगी हमारे पास, ठीक है। तो अब देखो, अब जब इनको आपके पास सीक्वेंस कैसा बन रहा है, 500, 550, 605, 665.5, मतलब 500 को आप हटा दो, फर्स्ट ईयर से एक सीक्वेंस बना लो, कुछ इस तरह का सीक्वेंस बन रहा है, ठीक है। अब देखो इसका जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, ये भी एकदम एज इट इज इसी के जैसा है। तो वहाँ पे हम क्या आपको बताएंगे कि वहाँ पे ना हम इस चीज़ को सॉल्व नहीं करेंगे, उससे इजी हो जाएगा, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर अगर हम सॉल्व करते तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती, मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा चीज़ें, इसलिए। तो अब देखो 605 को जब आप 555 से डिवाइड करोगे, 550 से डिवाइड करोगे, तो ये 1.1 आएगा, ठीक है। ये आपको थोड़ा कैलकुलेटर की मदद हेल्प लेनी पड़ेगी, इसलिए मैं बोल रहा था यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने ही किया है, इसलिए गलती मेरी है। आप इसको इससे डिवाइड करोगे ना, तो ये भी आ जाएगा 1.1, ठीक है। तो हमारा रेशियो सेम आ रहा है, तो ये जीपी में है। अब देखो ये फर्स्ट ईयर के लिए बता रहा है, ये सेकेंड, ये थर्ड ईयर के लिए बता रहा है। हमें क्या बताना था? हमें 10 ईयर्स, मतलब दैट इज हमें निकालना है ए आफ्टर 10 अमाउंट एट द एंड ऑफ 10th ईयर, दैट इज A10। ये फर्स्ट ईयर के एंड का है, ये सेकेंड ईयर का एंड का है, ये थर्ड ईयर का है, तो 10th ईयर का। अब देखो ये है फर्स्ट ईयर का A1, ये A1 है, सॉरी मैंने A1 है, A2 है, A3 है। थर्ड ईयर के एंड में इस बात को आप मेंशन कर लेना, ठीक है। थर्ड ईयर के एंड में इतने अमाउंट है, तो 10th ईयर में A10, और A10 हम कैसे निकालते हैं? तो A n का फॉर्मूला होता है A r⁻n-1, तो A10 के लिए बनेगा A r⁻9। कंपेयर करो आप, n की जगह 10 है, 10 रिप्लेस करा, 10-1 9 हो गया, ठीक है। A है 550 और 9, दैट इज 1.1 की पावर 9, ठीक है। तो आप देख लो, बुक में मतलब बुक में इसका आंसर थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका आंसर है 500 1.1 की पावर 10। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, आप दोनों को सॉल्व करके देखना, सेम ही आएगा, ठीक है। आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 500 है ना, और 500 है, और यहाँ पे 1.1 आपको चाहिए। तो अब देखो 550 को आप ऐसा लिख दो, कैसा लिख दो भैया, ऐसा कुछ लिख दो, 11 इंटू में 5, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और 50 लिख देते हैं, और एक 10 यहाँ डिवाइड कर देते हैं। ये देखो, अब देखो 500 और ये बना 1.1, तो 1.1 की पावर 10 और 500 दोनों सिमिलर ही है, मतलब दोनों सेम ही है, ठीक है।
ऐसा मत बोलना कि मैंने गलत करा दिया, भैया ने गलत करा दिया, नहीं ऐसा नहीं। ठीक है, तो एक मैंने आपको सॉल्व करके बताया और एक मैं आपको यहाँ पे ही छोड़ दूंगा और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे इजी कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हम देख लो एक बार, A manufacturer reckons that the value of a machine which cost him rupees 15,625। मतलब एक मैन्युफैक्चर था, उसको पता है एक मशीन का ना जो कॉस्ट था उसको इतना पड़ा। ठीक है, विल डेप्रिसिएट ईच ईयर एड बाय दिस। डेप्रिसिएट मतलब घट रही है। ठीक है, वैल्यू उसकी घट रही। और ये तो ऑब्वियस ही वाली बात हो गई ना। जैसे आप सब ऐसा समझो कि आपने कोई सेल फोन खरीदा। ठीक है, ये सेल फोन है आपका एकदम मस्त वाला। ठीक है, सपोज कर लो ना भाई। ठीक है, ये सेल फोन आपने खरीदा 10,000 में। चलो आप 10,000 में क्या ही कर दोगे, आपने खरीदा 1,00,000 में। ठीक है, आपने एकदम 1,00,000 में एक सेल फोन खरीदा, तो क्या इसका रेट 5 साल बाद यही रहेगा? नहीं भैया, 5 साल बाद ये रेट कहाँ से मिलेगा आपको ना। हो सकता है आपको 25,000 का रह जाए, मतलब 15,000 का रह जाए, 45,000 का रह जाए, जो भी रहे, लेकिन 1,00,000 तो नहीं ही मिलेगा 5 ईयर्स के बाद, कुछ कम ही हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो वही बात है कि आप यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरर ने एक मशीन खरीदा है, तो उसका रेट जो होगा वो कुछ इतना था, लेकिन हर ईयर में कुछ ना कुछ तो डेप्रिसिएट होगा ना, कुछ तो कुछ कम होगा। ऐसा हो सकता है कि हर ईयर 5,000 डिप्रिसिएट हो रहा है, मतलब 5,000 घट रही है वैल्यू, तो बताना है कि 5 ईयर में कितना होगा। ठीक है, ये तो बस एक एग्जांपल था। तो अब देखो इनिशियली कितना है, इनिशियली जो है वो 1,005 मतलब 15,625 है, और हर ईयर 20% डेप्रिसिएट करी, तो फर्स्ट ईयर कितनी डेप्रिसिएट करेगी? लिख लो आप ऐसे, डेप्रिसिएट इन द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। इन द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कितना डेप्रिसिएट करेगा? 20% डेप्रिसिएट कर जाएगा। तो ऐसा कुछ कर लो, देखो अब एक्चुअल रेट ये था और माइनस में इसका 20% ऑफ दिस। ठीक है, ऐसा कुछ करेंगे हम। ठीक है, द एस्टिमेटेड वैल्यू हमें निकालनी है 500 के एंड में कि उसका एस्टिमेटेड वैल्यू क्या हो जाएगा। तो आप देखो ऐसा समझेंगे कि अगर फर्स्ट ईयर में 5,000 इसका प्राइस जो है वो कम हो गया, तो अब ये कितना का रह गया, तो आप इस 1,00,000 में 5,000 माइनस कर दोगे तो 95,000 का रह जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी कुछ कर रहे हैं। तो 15,625 माइनस में 20/100 और इंटू में 15,625। तो यहाँ से हमने 15,625 कॉमन किया, 1 माइनस 220/100 दैट इज इट। फिर इसी तरह से डेप्रिसिएट इन द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अब देख लो हर ईयर 20% डेप्रिसिएशन हो रहा है। ऐसा नहीं करना कि आप इसमें भी फिर से वापस से 20%, नहीं, अब ये वैल्यू हो चुकी है, तब हम इसका 20% इसमें डेप्रिसिएशन होगी। ठीक है, तो ये है, और इसका हमें इसमें क्या माइनस करेंगे, इस पूरे का 20% ऑफ दिस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप देखो हर साल 5,000 कम हो रहा है ना, तो ये फर्स्ट ईयर था। फर्स्ट मतलब आपने ऐसा समझो कि आपने खरीद के लाया 1 जनवरी को। ठीक है भाई, आप बार बार 1 जनवरी को ही क्यों ले आते हो, अच्छा लगता है इसलिए। तो 1 जनवरी 2024 को लाया, तो अब इसका रेट घट के मतलब 1 जनवरी 2025 में इसका रेट क्या हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया, मतलब 95,000 हो गया है। फिर नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी 2026 को इसका रेट क्या हो जाएगा, 5,000 और कम हो जाएगा, 95,000 ना, तो अब 90,000 रह जाएगा। तो हमने किस में हटाया, इसमें ना हटाया, 5,000 इसमें हटाया, ना कि एक्चुअल वाला में। ठीक है, ये बोलना चाह रहा था मैं। तो ये हो जाएगा 15,625, 1 माइनस 20 अपॉन में 100,
-20 इंटू परसेंटेज में 100 और ये हो जाएगा 15,625 1 - 20 अपॉन में 100। ठीक है, तो आप देखो 15625 1 - 20 अपॉन में 100 और पीछे रह जाएगा 1 - 20 अपॉन में 100। तो इसको सॉल्व करोगे तो आप 15,625 1 - 20 अपॉन में होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से डेप्रिसिएशन इन द एंड ऑफ थर्ड ईयर में कितनी डिफ्रेंसिएशन होगा? तो अब एक्चुअल रेट इसका है, अब एक्चुअल रेट हो गया 15,625 1 - 20 अपॉन में 100 का होल स्क्वायर और इसमें हम क्या मैनेज करेंगे? इसका 20% ऑफ दिस होल 1 - 20 अपॉन में 100। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक तो कोई इशू नहीं आया होगा। तो अब मैंने इसके बाद ना यहाँ से मैं पीछे लेकर जा रहा हूँ। ठीक है, वहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा आया है वो लिख दूंगा, लेकिन ये तो नहीं हो पाएगा पूरा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा मैनेज करना। ऐसे मैंने आपसे बोला था कि हमको, मैं ये वर्ड नहीं बोलूँगा कि आप मैनेज करो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा। तो अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1625 1 - 2/100 का होल स्क्वायर माइनस में 20 अपॉन में 100 इंटू में ये पूरा। अब आप देखो, आप इस पूरे को कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा 115,625 1 - 20 अपॉन में 100 का होल स्क्वायर और पीछे रह जाएगा 1 - 20 अपॉन में 100। तो ये हो जाएगा 1 - 20 अपॉन में 100 का होल क्यूब। और हमें क्या निकालना था? हम ना अलग अलग टेक्निक सीखते रहेंगे। ठीक है, अब हम देखो, आप चाहो तो जीपी से भी कर सकते हो। आप देख रहे हो जीपी बन रही है, उसमें कॉमन रेशियो क्या आ रहा होगा? 1 - 20 अपॉन में 100। वैसे भी जा सकते हो। और हमें क्या निकालना? तो हेंस हमें क्या निकालना था? हम डिफरेंशिएशन मतलब डिप्रिसिएशन इन द एंड ऑफ 5th ईयर, हमें यही कैलकुलेट करनी थी ना। तो क्या हो जाएगा? अब देखो, फर्स्ट ईयर 15,625 1 - 20 अपॉन में 100 की पावर 1। सेकेंड ईयर में कुछ ऐसा 1, मतलब 15,625 15,625 15,625 सब में आ रही है तो लिख दो, फिफ्थ वाले में भी आएगी जब सब में आ रही है। फिर दूसरा 1 - 20 अपॉन में 100 1 - 20 अपॉन में 100 1 - 20 अपॉन में 100 सारे में आ रहा, तो जो सारे में आ रहा वो तो लिखाएगा ही लिखाएगा। अब चेंज कहाँ पे हो रहा है? अब देखो यहाँ पर चेंज हो रहा है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है। फर्स्ट ईयर में पावर 1 था, सेकेंड में 2 था, थर्ड में 3 था, तो फिफ्थ ईयर में पावर 5 आएगा। दैट इज इट। ठीक है, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर लो। तो ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 625 1 - 1 अपॉन में 5 होल की पावर 5। तो इसको इधर 5 - 1 अपॉन में 5 होल की पावर 5, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 5 अपॉन में 5 की पावर 5। और 5 की पावर 5 क्या होता है? अगर हम ध्यान से देखें तो 5 की पावर 4 होता है 625। ठीक है, अगर हम 625 में अगर हम 5 और मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 5 ये हो जाएगा 325। एक और 5 मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 25 5 6 और 15, मतलब ये है 5 की पावर 6। दिस इज 5 के पावर 6, तो कैंसिल कर दो इससे। तो मतलब 5 इंटू में 4 की पावर 5। 4 की पावर 5 क्या होता है? 4 की पावर 4 जो होता है
वो होता है 64। ये 4, हाँ ये हो जाएगा 1024। और इसको सॉल्व करोगे तो 0 1 और ये कुछ बनेगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। मतलब रेट जो है ना वो कुछ इतना हो जाएगा। उस मशीन का रेट जो है वो 5120 ही रह जाएगा। सिर्फ 15,000 का मशीन 5,000 का हो चुका है। ठीक है, तो आप देख लो एक बार, फिर हम आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन खत्म हो चुका है।